हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ फिर से। जैसा कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे किनशिप मैरिज और फैमिली सिस्टम का, परिवार विवाह और नातेदारी का, जिसमें हमने 90 क्वेश्चन तक कर लिया था। कुछ क्वेश्चन स्किप हुए थे, जैसे 17 था, तो फिर से देख लीजिएगा। पीएच कोलिंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। एक व्यक्ति परिवार, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, उप एकाकी परिवार, सब न्यूक्लियर फैमिली, किशोर परिवार, जुवेनाइल फैमिली, अनुपूरक उप एकाकी परिवार, एक न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार। तो इन पांचों में से कौन सा पीएच कोलिंडा के अनुसार अपने तुलनात्मक कंपैरेटिव मूल्यांकन के लिए परिवार में जो परिवार की क्लासिफिकेशन है उसकी बात की गई है पीएच कोलिंडा के अनुसार। तो किसकी किसकी की गई है? जुवेनाइल फैमिली, किशोर परिवार और एकल परिवार की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। आइए समझते हैं। पाउलिन कोलिंडा ने भारत में परिवार संरचना का व्यापक अध्ययन किया और तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवारों के कुल 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिसमें किशोर परिवार, जुवेनाइल फैमिली और एकल परिवार नाम का कोई प्रकार मौजूद नहीं है। बाकी सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, सब न्यूक्लियर और सप्लीमेंटेड उनके क्लासिफिकेशन में सम्मिलित है। ठीक। बाकी आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 छूट गया था, स्किप हो गया था, वो देख लीजिए। इनमें से किसने स्तंभ परिवार, स्टेम फैमिली की संप्रत्यय दिया? स्तंभ परिवार की बात कौन करता है? तो लीपले। किसने? लीपले ने। आइए समझते हैं। स्तंभ परिवार या स्टेम फैमिली की अवधारणा फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक लीपले द्वारा दी गई थी। यह एकाकी परिवार और विस्तृत परिवार के बीच का एक पारगमन रूप है। मतलब लिपले के अनुसार स्तंभ परिवार वह है जिसमें एक ही विवाहित बच्चा, आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा, विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ उसी घर में रहता है, जबकि अन्य बच्चे विवाह के बाद घर छोड़कर चले जाते हैं। लिपले इसे एक आदर्श परिवार मानते थे क्योंकि यह पारिवारिक स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का संतुलन है। मतलब किसी माता पिता के 2-3 संतान हैं, उनमें से एक बच्चा जिसकी शादी हो गई है वो माता पिता के साथ ही रहता है, उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है। बाकी बच्चे अपने विवाह के बाद अपना नया फैमिली बसा लेते हैं। तो इसको एक आदर्श प्रकार विवाह के रूप में या आदर्श परिवार के रूप में कौन कहता है? लिपले, जिसको कहते हैं स्तंभ परिवार या स्टेम फैमिली। तो लिपले ने स्तंभ परिवार की अवधारणा दी। जिमरमैन ट्रस्टी डोमेस्टिक और एटोमिस्टिक फैमिली की बात करते हैं, और मोरडॉक जो है न्यूक्लियर फैमिली के लिए फेमस है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है। इसको कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहेंगे? एकाकी परिवार या नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। तो समाजशास्त्र में एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली परिवार की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। इसमें केवल 2 पीढ़ियां शामिल होती है, माता पिता और उनके आश्रित अविवाहित संतान। प्रश्न में स्पष्ट रूप से पति पत्नी और अविवाहित बच्चों की बात की जा रही है, जिसे एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली, जिसे मोरडॉक कहते हैं, यूनिवर्सल फैमिली सिस्टम की बात करते हैं। मतलब ये लगभग सभी जगह यही एक रूप पाया जाता है। सार्वभौमिक परिवार की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं कौन? जीपी मोरडॉक। बाकी एक सदस्यीय परिवार जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सम्मिलित हो, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। विस्तृत परिवार पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एकाकी परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली के अलावा अन्य रिश्तेदार सम्मिलित हैं, जैसे चाचा बुआ, ये लोग। परंपरागत संयुक्त परिवार जो परंपरागत ज्वाइंट फैमिली है, उसमें जैसे के.एम. कपाड़िया बात करते हैं पीढ़ी गहनता की, मतलब 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हों। उसके अलावा बात करते हैं कौन? इरावती कर्वे जो किचन और साझा संपत्ति के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। कर्ता पितृसत्तात्मक परिवार, अंतः विवाह, अनुलोम। ये 2 लिस्ट दिए गए हैं, आप लोगों को सही मैचिंग करना है। 2 लिस्ट दिए हैं जिसमें आपको सही मैचिंग बताना है। सूची 1 में है कर्ता पितृसत्तात्मक परिवार, अंतः विवाह, अनुलोम। सूची 2 में है राज्य से बाहर विवाह, परिवार की मुखिया, समूह के अंदर विवाह, परिवार का वरिष्ठ पुरुष मुखिया, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह। दोनों सूचियों को मैच करिएगा। तो कौन सा सुमेलन सही होगा? अगर बात करें कर्ता, तो कर्ता का मतलब जो
कर्ता धर्ता है, जो चीजें देखता है तो वो क्या है, अगर उसको देखें तो वो परिवार का मुखिया होगा ना। और अगर पितृसत्तात्मक परिवार की बात करें तो उसका मैचिंग क्या है कि परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष मुखिया है वो मालिक है, एज ए गार्जियन, उसी की अथॉरिटी चलती है उस फैमिली में। वो क्या हो गया, पितृसत्तात्मक परिवार। सॉरी, पितृसत्तात्मक परिवार। अगर बात करें अंतः विवाह की तो अंतः विवाह क्या है, अंतः विवाह है समूह के अंदर विवाह। बाकी अनुलोम प्रतिलोम हम लोग पढ़े ही हैं। तो अनुलोम क्या है, जहां पे स्त्री निम्न हो, पुरुष उच्च जाति का हो ना, तो उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह क्या है, अनुलोम। तो कर्ता परिवार की मुखिया हिंदू संयुक्त परिवार में कानूनी और व्यवहारिक रूप से सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहा जाता है। वहीं पितृसत्तात्मक परिवार, पैट्रियार्चल फैमिली, परिवार का वरिष्ठ पुरुष मुखिया, जहां सत्ता और अधिकार पुरुष के पास होते हैं। इंडोगेमी, अंतः विवाह की बात हो रही तो समूह के अंदर विवाह, अपनी ही जाति, अपने उपजाति या गोत्र के भीतर विवाह करना। अनुलोम हाइपरगेमी, जो कि हम लोग बात किए, जहाँ पे स्त्री निम्न जाति की है, पुरुष उच्च जाति का है। तो अनुलोम और प्रतिलोम ये दोनों में अंतर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। इसमें कई बार हम लोग उल्टा या कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड हो जाती है हमारी मेमोरी, तो इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। अगर बात करें दहेज निरोधक अधिनियम तो वो स्वतंत्रता के बाद पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1961 में। 1961 में, पहले भी हम लोग ये मैचिंग कर चुके हैं। और अगर बात करें हिंदू विवाह अधिनियम तो 1955, HMA, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर बात करें हिंदू उत्तराधिकार सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 में। बाकी 2005 में घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की कानून आया है। तो भारत में जो सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण पारिवारिक और वैवाहिक कानून, सोशल लेजिस्लेशन पारित किए गए हैं, जिसमें दहेज निरोधक अधिनियम 1961, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आप लोग याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजी। हिंदू विवाह सबसे पहले पारित हुआ था, उसके बाद उत्तराधिकार का, उसके बाद दहेज, उसके बाद घरेलू हिंसा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन, आप लोगों को देखना है और बताना है कौन सा सही है। असर्शन पढ़िएगा, कथन की ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। ग्रामीण सामाजिक अंचल में जो परंपरागत संयुक्त परिवार हैं, ज्वाइंट फैमिली है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। कथन और रीजन क्या है, संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। ए और आर दोनों देखिएगा और बताइएगा क्या है आपके अनुसार बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो विलुप्त हो रहे हैं, ये बात तो सही है, कथन ए सही है। अगर बात करें रीजन की तो व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है, ये बात भी सही है कुछ हद तक, क्योंकि जो ज्वाइंट फैमिली है वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को मान्यता देती है, सामूहिक प्रतिनिधित्व को मान्यता देती है। बाकी उसमें इंडिविजुअलिटी, जो व्यक्तिगत स्कोप है, वो बहुत ही कम होता है। ए और आर दोनों सही है, पर सिर्फ आर ही एक कारण है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली विलुप्त हो रहे हैं उसके कई कारण हैं। जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम बदल रहा है, जो प्रोडक्शन के सोर्स हैं वो बदल रहे हैं, तो इसलिए आर को ही केवल एक कारण मान लिया जाना वो गलत है। तो ए और आर सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण और प्रवसन के प्रभाव के कारण ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था विघटित हो रही है। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रवसन, जो माइग्रेशन हो रहा है, तो कथन ए तो सही है, संयुक्त परिवार विलुप्त हो रहे हैं, पर जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, क्या वंश पीढ़ीतर और
सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का, सहपक्षियों का विभाजन, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया। निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश पीढ़ीतर, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया? मॉर्गन, मॉर्डॉक, लोबी और रेडक्लिफ ब्राउन। कौन है? एल.एच. मॉर्गन, एल.एच. मॉर्गन। आइए पढ़ते हैं आगे, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मॉर्गन सिस्टम ऑफ कॉन्संग्यूनिटी, नातेदारी शब्दावली किनशिप टर्मिनोलॉजी का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले एल.एच. मॉर्गन द्वारा किया गया था। मॉर्गन ने अपनी पुस्तक में नातेदारी शब्दावली को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया, क्लासिफैक्टरी और वर्णनात्मक प्रणालियों में बांटा। ये बात भी सही है, पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसके अंतर्गत इन विशिष्ट उप प्रकारों का प्रयोग किया। समझ गए आप लोग? जेपी मॉर्डॉक 250 समाजों का अध्ययन कर परिवार की सार्वभौमिकता पर कार्य किया। और लोबी जो है प्रिमिटिव सोसाइटी पर काम करते हैं। एल.आर.एच. लोबी जो है प्रिमिटिव सोसाइटी पर काम करते हैं। परिहास संबंध हम लोग पढ़े थे, जोकिंग रिलेशन, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन की अवधारणा थी। तो ये चारों जो ऑप्शन है हम लोग समझ लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है? पितृपक्षीय वंशक्रम, मातृपक्षीय वंशक्रम, दोहरा वंशक्रम, सजातीय वंशक्रम समूह। एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है, ये आपको बताना है। पितृपक्षीय वंशक्रम समूह, मातृपक्षीय वंशक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह और सजातीय वंशक्रम समूह। तो 96 में जो ऑप्शन सही होगा वो क्या है? सी ऑप्शन, दोहरा वंशक्रम समूह, दोहरा वंशक्रम समूह। बाकी पितृपक्षी जहाँ पे पैट्रीलिनियल जो फैमिली है, मातृपक्षी जो मैट्रीलिनियल फैमिली है। अगर सजाति की बात करें तो जहाँ पे जो जन्मित और प्रजनन मूलक परिवार का जो क्लासिफिकेशन था हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन भी इस पे किए थे सजातीय वंशक्रम। तो उसमें क्या है, या तो विवाह के आधार पर या जन्म के आधार पर जो लीनिएज है वो डिसाइड होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 96 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। वंशक्रम यह तय करता है कि व्यक्ति अपनी वंशावली किस पक्ष से जोड़ता है। एक पक्षीय वंशक्रम, यूनिलिनियल डिसेंट में वंशावली केवल एक ही रेखा या तो पिता या तो माता से खोजी जाती है। वहीं अगर दोहरा वंशक्रम की बात करें तो व्यक्ति अपनी वंशावली माता और पिता दोनों पक्षों से एक ही समय में प्राप्त करता है। तो जो कि इसमें दोनों पक्ष शामिल है, इसलिए यह क्या है, एक पक्षी नहीं है, बाकी सभी एक पक्षी हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, नातेदारी के मैत्रिक वैवाहिक संबंध, नातेदारी के मैत्रिक वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, एल क्रोबर या टी सैनिन। आप लोगों को आंसर करना है किसने। तो इसमें बात करें जो लेवी स्ट्रॉस है, क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस, वही सही ऑप्शन होगा। आइए समझते हैं क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस। क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस जो है किससे संबंधित है? एलायंस थ्योरी से। एलायंस थ्योरी से हम लोग जब क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो कीवर्ड्स हैं उनको थिंकर से आप लोग रिलेट करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो जब भी क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस की बात आए तो वो एलायंस थ्योरी से संबंधित है। मैत्री वैवाहिक संबंध का सिद्धांत किसका है? क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस का। इस विचार पर आधारित है कि नातेदारी व्यवस्था का मूल आधार समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय और विवाह के माध्यम से गठबंधन या अलायंस बनाना है। फ्रांसीसी मानव विज्ञानी क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, इनकी पुस्तक है। वहीं अगर बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की तो वंशक्रम सिद्धांत डिसेंट थ्योरी के लिए फेमस है। तो रेडक्लिफ ब्राउन किसके लिए फेमस है? डिसेंट थ्योरी के लिए, परिहास संबंध के लिए भी जोड़े जाते हैं। वहीं अगर क्लोबर की बात करें तो इनको हम संस्कृति या कल्चर के जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ बेहतर पढ़ेंगे। तो क्लोबर जो है सांस्कृतिक विन्यास के लिए प्रसिद्ध है, सांस्कृतिक विन्यास के लिए क्लोबर प्रसिद्ध है। वहीं टी सैनिन जो है कृषक समाजों के अध्ययन के लिए, उस सैनिन को हम लोग रूरल और एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे।
तो वंशक्रम का सिद्धांत जो डिसेंट थ्योरी है वो किसका है, रेडक्लिफ ब्राउन, और अलायंस थ्योरी है क्लाउडे लेवी स्ट्रास का। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वंशावली प्रविधि संबंधित है। वंशावली प्रविधि संबंधित है जाति सूचना से, वर्ग सूचना से, नातेदारी सूचना से या मित्रता आधारित सूचना से। बात किसकी हो रही है, वंशावली प्रविधि की, डिसेंट की बात हो रही है। वो किससे संबंधित होना चाहिए, वो संबंधित है नातेदारी सूचना से। नातेदारी सूचना से। आइए समझते हैं। जो वंशावली प्रविधि है जीनियोलॉजिकल मेथड है, मानव विज्ञान में डेटा एकत्र करने की एक प्रमुख तकनीक ही है वंशावली प्रविधि। इस प्रविधि का मुख्य उपयोग लोगों के बीच जो नातेदारी, विवाह संबंध और पीढ़ियों की विस्तृत सूचनाओं का मानचित्रण करने के लिए किया जाता है। समझ गए, नातेदारी सूचना से है वंशावली प्रविधि, जीनियोलॉजिकल मेथड। तो आप लोग याद रखिएगा। और वंशावली प्रविधि का जो विकास है वो संबंधित है रिवर्स को याद रखिएगा, WHR रिवर्स टोडा जनजाति का अध्ययन किए हैं, उसके दौरान दिए थे। तो वंशावली प्रविधि क्या है, जीनियोलॉजिकल मेथड क्या है, इससे संबंधित कौन है, रिवर्स है, सोशियोलॉजिकल थिंकर। तो दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है, GS घुरिये, KM कपाड़िया, AR देसाई या योगेंद्र सिंह। ये भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो KM कपाड़िया। भारतीय समाजशास्त्र में परिवार और विवाह का संस्थागत परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एक प्रमुख स्तंभ रहा है। KM कपाड़िया ने भारत में विवाह और परिवार की व्यवस्था पर सबसे व्यापक अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, KM कपाड़िया। बाकी घुरिये की बात करें तो कास्ट एंड रेस इनकी पुस्तक है, जाति और प्रजाति पर इनका अध्ययन है। AR देसाई भारतीय राष्ट्रवाद और एक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से समझे जाते हैं। योगेंद्र सिंह भारतीय परंपराओं के आधुनिकीकरण पर कार्य किया है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययन की हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। आंसर करिएगा कि कौन से समाजशास्त्री हैं जिनका यह अवलोकन है कि भारत में परिवार के अध्ययनों में कि हिंदू भावनाएं, जो हिंदू सेंटीमेंट है वो भी अभी भी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के पक्ष में है। IP देसाई, YB दामले, KM कपाड़िया या इरावती कर्वे। बताइएगा आप लोग, IP देसाई, YB दामले या KM कपाड़िया या इरावती कर्वे। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन है KM कपाड़िया। KM कपाड़िया कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण अवलोकन दिया कि भौतिक बदलावों के बावजूद जो हिंदू भावनाएं हैं वो अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। ये कौन कह रहा है, KM कपाड़िया। भले ही भौतिक अलगाव है, फिजिकल सेपरेशन है, लोग जीविकोपार्जन के लिए या जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो बदली है, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला है, फैक्ट्री और कारखाना सिस्टम आया है, कॉर्पोरेट कल्चर आया है, फिर भी जो इमोशनल सेंटीमेंट है वो ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में है। ठीक। IP देसाई परिवार की संयुक्तता को सहनिवास के बजाय दायित्वों के आधार पर मापा। अगर IP देसाई की बात करें तो वो कहते हैं कि परिवार की संयुक्तता को सहनिवास के बजाय दायित्वों के आधार पर और ज्वाइंट फैमिली का अध्ययन करते हैं IP देसाई, ये भी हमको पता है। इरावती कर्वे नातेदारी संगठनों को 4 जोन में बांटा था, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और साउदर्न, पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। कौन एक बहिर्विवाह एक्सोगेमी का उदाहरण नहीं है। गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह या वर्ण बहिर्विवाह। आंसर करिएगा। तो क्या आंसर है, D, वर्ण बहिर्विवाह। वर्ण बहिर्विवाह ये बहिर्विवाह का एक उदाहरण नहीं है। आइए समझते हैं। हिंदू समाज में विवाह 2 मुख्य नियम है, एक है अंतर्विवाह एंडोगेमी और दूसरा है एक्सोगेमी बहिर्विवाह। वर्ण अंतर्विवाह का आधार है, बहिर्विवाह का नहीं। वर्ण जो है वो अंतर्विवाह का आधार है, बहिर्विवाह का नहीं।
वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को अपने ही वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के भीतर विवाह करना होता है। यह क्या है, अंतर विवाह का उदाहरण है, न कि बहिर्विवाह का। मतलब वर्ण जो है वो इंडोगेमी का उदाहरण है। बाकी अगर गोत्र बहिर्विवाह की बात होती है, प्रवर बहिर्विवाह की बात होती है, और पिंड बहिर्विवाह, मतलब हमको सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। सपिंड विवाह मतलब कि अपने ही जो जिसको हम लोग निकटा अगम्यागमन या निकटाभिगमन निषेध की बात भी करते हैं। तो ये बात आप लोग समझिए, गोत्र, प्रवर और पिंड जो है वो एक्सोगेमी का एग्जाम्पल है बहिर्विवाह का, वही वर्ण जो है एंडोगेमी का, अंतर्विवाह का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? तो कौन से समाजशास्त्री या स्कॉलर हैं जो अंतःविवाह की, एंडोगेमी की जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे या एनके दत्त? तो किसने किया है, आप लोग आंसर करिएगा फटाफट। तो जीएस घुरिये ने। किसने? जीएस घुरिये ने। जीएस घुरिये, आइए समझते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। 6 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। घुरिये के अनुसार जाति का सबसे कठोर और प्राचीन विशेषता अंतःविवाह है, मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना है, जो आज भी काफी हद तक यथावत है। तो घुरिये की जो जाति विशेषताएं हैं, खंडात्मक विभाजन पाया जाता है, पदानुक्रम पाया जाता है, भोजन एवं सामाजिक संपर्क पर रोक है, और अंतःविवाह इसकी मुख्य विशेषता है। तो ये सारी चीजें घुरिये द्वारा जाति की विशेषताओं में बताया गया है। खंडात्मक विभाजन, पदानुक्रम, भोजन और सामाजिक सहवास पर रोक। बाकी श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट और सेंसिटाइजेशन, दुबे भारतीय ग्रामों के अध्ययन से जुड़े हैं। वहीं दत्त जो है जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़े हैं, इनके दत्त। आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। ये कुछ मैचिंग है, आप लोगों को कौन सा गलत है वो बताना है। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज, गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज, वंश अपने माने पूर्वज के वंशक्रम, वंश जो है जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, कुल जो है एक बड़ा संयुक्त परिवार, परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह। फिर से देखिएगा, गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज, तो क्या ये सही है? तो हाँ, गोत्र जो है वो काल्पनिक पूर्वज के वंशज ही है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो सही है। वहीं वंश की बात करें तो जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, मतलब वंशावली जो हम जानते हैं, जो कि कल्पना या इमेजिनरी बेस्ड पे नहीं है। अगर कुल की बात करें तो कुल जो है एक बड़ा संयुक्त परिवार है, तो यह कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है, तो ये गलत है। बाकी परिवार जो है वो द्विपक्षीय नातेदारी समूह है। तो आइए कुल समझते हैं क्या है। तो समाजशास्त्र में नातेदारी समूहों की विशिष्ट परिभाषाएं होती हैं। जो कुल है एक केवल एक निवास करने वाला परिवार नहीं है, बल्कि रक्त संबंधियों का एक व्यापक समूह है। क्या है? रक्त संबंधियों का एक व्यापक समूह है। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार नहीं है। क्या है? कुल ऐसे सदस्यों का समूह है जिनमें रक्त संबंध होता है और जो एक परंपरागत वंशानुक्रम को स्वीकार करते हैं, चाहे वो एक छत के नीचे रहें या ना रहें। मतलब कि कुल जो है वो संयुक्त परिवार तो नहीं है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, पर वो परिवार या वो विस्तृत परिवार है जो एक ही रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं, भले ही वो साझा रसोई या एक ही छत के नीचे रह रहे हो या ना रहे, उनको क्या कहेंगे? कुल। तो हम लोग समझ गए कुल, परिवार, गोत्र, वंश। आइए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। तो मातृवंशी परिवार कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत एवं बिहार में, दक्षिण भारत एवं असम में, केरल एवं उत्तरी भारत एवं तमिलनाडु में। तो कहाँ पाए जाते हैं? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आंसर करिएगा। तो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत एवं असम में, दक्षिण भारत एवं
असल में दक्षिण भारत में कहा, केरला में। केरला में कौन सी? नायर जनजाति। वहीं असम और मेघालय के आसपास गारो और खासी जनजाति। तो जो नायर जनजाति में मैट्रिलिनियल फैमिली पाई जाती है उसी को कहते हैं क्या? तारवाड़। यहाँ पे क्या है? तारवाड़। और यहाँ पे जो पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? नोक। नोक। समझ गए? आइए हम लोग देखते हैं। तो दक्षिण भारत एवं असम में मातृवंशी परिवार वह व्यवस्था है जहां वंश का नाम और संपत्ति का अधिकार माता से पुत्री को हस्तांतरित होता है। भारत में यह मुख्य रूप से दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की जनजातियों में पाया जाता है। कौन कौन सा? दक्षिण में केरल की जो नायर जनजाति है और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न में असम मेघालय के एरिया में खासी और गारो जनजाति। खासी और गारो जनजाति। तो विकल्प बी जो है वो सही है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। साधारणतः नायरों में विवाह को कहा जाता है कारणवाम, शादी, थिरुमानाम या संबंधम। तो 105 क्वेश्चन, नायरों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संबंधम। संबंधम। आइए समझते हैं इन कीवर्ड्स को। तो केरल के मातृवंशीय नायर समुदाय में विवाह और परिवार की एक बहुत ही अनूठी प्रथा होती है जिसे मानव शास्त्रियों ने विशेष महत्व दिया है। नायरों में विवाह को क्या कहा जाता है? संबंधम। संबंधम। यह एक लचीला वैवाहिक संबंध था जहां पति अपनी पत्नी के घर तारवाड़ केवल रात में जाता था और संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं था। जहां पति अपनी पत्नी के घर केवल रात में जाता था और संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं था। ये इस याद रखिएगा, तारवाड़ से रिलेटेड जो इसकी विशेषता है। तो तारवाड़ क्या है? संयुक्त परिवार। कारणवन परिवार का मुखिया और संबंधम जो है वैवाहिक संबंध। तो कारणवन क्या है? कारणवम क्या है? परिवार का मुखिया मतलब मामा। कारणवाम या नायर परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष। चूंकि नायरों में मातृवंशीय पाया जाता है तो मातृवंशीय पाए जाने के कारण जो है जो माता का भाई है वो मुखिया होगा। वो मुखिया, क्योंकि जो वंशावली है, जो लीनिएज है वो कहाँ से डिसाइड हो रही है? माता के घर से। मातृवंशीय तो डिसेंट अगर वहां से डिसाइड हो रही है तो जो घर का मुखिया होगा, जिसकी सत्ता और अथॉरिटी होगी, वो किसकी होगी? मामा की। तो परिवार का मुखिया जो मामा है उसी को क्या कहेंगे? कारणवाम। बाकी संबंधम वैवाहिक संबंध, तारवाड़ हम समझ ही चुके हैं। थिरुमानम समझिए, यह तमिल विवाह संदर्भों में प्रयुक्त होता है। मतलब जब बात केरल की आए नायरों में तो विवाह को संबंधम कहेंगे, वहीं तमिल में विवाह संदर्भों में जो प्रयुक्त होता है वो थिरुमानाम। थिरुमानाम। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सगोत्री संबंध, सजातीय संबंध, दोनों ए और बी, या तो ए या तो बी। 106 क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। तो विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध क्या कहलाएगा? सजातीय संबंध। सजातीय संबंध का मतलब क्या है कि एक ही तरफ के या तो जन्म मूलक फैमिली या तो प्रजनन मूलक फैमिली, मतलब वो रिश्ते जो जन्म से बनते हैं, वो परिवार जो जन्म के आधार पर है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये लोग। एक होता है परिवार जो वैवाहिक संबंधों के आधार पर बनते हैं, जैसे पत्नी, जीजा, ससुर, साली। तो ये सब क्या है? संबंध। ये है विवाह से बने हुए संबंध। तो सजातीय संबंध मतलब जब एक ही तरफ के, चाहे विवाह से रिलेटेड हो या जन्म से रिलेटेड हो। तो अगर यहाँ पे विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध बता रहे हैं तो सजातीय संबंध होगा। नातेदारी मुख्य रूप से दो प्रकार की है, रक्त पर आधारित और विवाह पर आधारित। ब्लड रिलेशन और एफिनल विवाह पर। विवाह के द्वारा स्थापित होने वाले नातेदारी संबंधों को विवाह संबंधी एफिनल कहते हैं और हिंदी अनुवाद में इसे सजातीय संबंध भी लिखा गया है, जैसे पति पत्नी, सास ससुर आदि। तो आप ये देखिए, रक्त से बनने वाले को सगोत्रीय कहेंगे और विवाह से बनने वाले को सजातीय। ये याद रखिएगा।
नातेदारी में। रक्त से जो बन रहे हैं वो सगोत्रीय। गोत्र क्या है? वो काल्पनिक पूर्वज हैं जिनसे आपकी वंशावली जोड़ी जाती है, वो क्या होगा? सगोत्री। और विवाह जो है, जो विवाह से या विवाह मूलक जो संबंध बनते हैं, नातेदारी बनते हैं, वो क्या है? सजातीय। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेगा, उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि स्त्री को केंद्र में रखिए या पुरुष को, उसी से आप लोग याद रखिए। अगर स्त्री उच्च वर्ण की है तो प्रतिलोम विवाह, स्त्री निम्न वर्ग की है तो अनुलोम विवाह। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कन्या है, जो स्त्री है, वो उच्च सामाजिक परिस्थिति से है, उच्च सामाजिक परिस्थिति से है, अतः यह क्या होगा? प्रतिलोम विवाह होगा। यह क्या होगा? प्रतिलोम विवाह होगा। अनुलोम में पुरुष उच्च है, स्त्री निम्न है, और प्रतिलोम में स्त्री उच्च है, पुरुष निम्न है। अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे, पुरुष और स्त्री को, तो शायद कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसमें हम यही कह रहे हैं, या तो पुरुष को सेंटर में रखिए या स्त्री को। स्त्री को सेंटर में रख लीजिए। स्त्री उच्च है तो प्रतिलोम, स्त्री निम्न है तो अनुलोम। इसका उल्टा अगर करेंगे तो पुरुष उच्च है तो अनुलोम, पुरुष निम्न है तो प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम दोनों, जैसे ही आपको कंफर्ट पड़े आप लोग याद रखेगा, ब्लर नहीं होगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में। तो किसमें बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है? पॉलीगेमी। बहुपत्नी विवाह को क्या कहते हैं? पॉलीगेमी। पॉलीगेमी तो किसमें मान्य नहीं है? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में या यहूदियों में। तो किसमें मान्य नहीं है? हिंदुओं में। हिंदुओं में पॉलीगेमी मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? आइए समझते हैं। बहुपत्नी विवाह प्रथा है जिसमें एक पुरुष की एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां होती हैं। भारत में धार्मिक कानूनों, पर्सनल लॉज के अनुसार इसकी मान्यता भिन्न है। भारत में हिंदुओं के लिए बहुपत्नी विवाह अमान्य है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हिंदुओं के लिए केवल एक विवाह मोनोगेमी को ही वैधानिक माना गया है। मतलब हिंदुओं में सिर्फ मोनोगेमी ही एक वैलिड शादी का तरीका है। मुसलमानों में उनकी पर्सनल लॉ के जरिए अधिकतम 4 पत्नियों तक मान्यता है। बाकी आधुनिक ईसाई और यहूदी एक विवाह का पालन करते हैं। ठीक, अगर लेकिन भारतीय विधिक संदर्भ में कहें तो भारत में जो संवैधानिक कानून है तो 1955 के अधिनियम के कारण हिंदुओं के लिए यह सबसे सख्त रूप से निषिद्ध है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मोनोगेमी अनिवार्य, द्विविवाह दंडनीय। क्वेश्चन नंबर 109, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? इरावती कर्वे, टी.एन. मदान, एल.पी. विद्यार्थी या आर.एम. मैकाइवर। तो किसका है? तो यह कथन है इरावती कर्वे का। इरावती कर्वे का। कैसे? इरावती कर्वे की ये बुक भी आप लोग याद रखिएगा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो 1953 में लिखा गया है। भारत को 4 जोन में, नातेदारी जोन में विभाजित करती हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर इरा कर्वे ने अपनी पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला कि नातेदारी और समाज एक दूसरे का निर्माण करते हैं। मतलब जो नातेदारी सोसाइटी निर्मित कर रही है और यही सोसाइटी नातेदारी को भी निर्मित कर रहा है। तो ये एक दूसरे को निर्मित कर रहे हैं, म्यूचुअल इनका नीड है। तो ये कौन करता है? इरावती कर्वे। बाकी टी.एन. मदान जो है कश्मीरी पंडितों के परिवार अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। टी.एन. मदान कश्मीरी पंडितों के परिवार के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। एल.पी. विद्यार्थी जब बात आएगी तो पवित्र संकुल से जुड़े हैं, पवित्र संकुल और ट्राइबल स्टडी से जुड़े हैं। बाकी मैकाइवर, इनका कथन है समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध
समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध केवल वास्तविक संबंध, माने हुए अवास्तविक संबंध या वंशावली रक्त संबंध। तो नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? ABCD में सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? तो आप लोग आंसर करिए। तो क्या होगा? वंशावली रक्त संबंध। आइए समझते हैं। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से नातेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो वंशावली के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो नातेदारी का मूल आधार है वो क्या है? जीनियोलॉजी, वंशावली, पीढ़ियों का जो जैविक क्रम है उसके आधार पर जीनियोलॉजी। और जीनियोलॉजी प्रविधि की बात भी किए थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को। तो अगर नातेदारी की जो मूल व्याख्या वंशावली जीनियोलॉजी से होती है, जैविक रूप से उत्पन्न संबंध ही नातेदारी की सबसे प्राथमिक नींव बनाते हैं। बाकी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, विवाह भी नातेदारी बनाता है, लेकिन मूल आधार जैविक या वंशावली है। तो ए और डी ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त होगा वो डी ऑप्शन होगा, वंशावली जीनियोलॉजी। बाकी केवल वास्तविक संबंध, नातेदारी में गोद लिए हुए बच्चे दत्तक भी आते हैं, तो केवल शब्द इसे सीमित कर देता है। बाकी माने हुए अवास्तविक संबंध, यह सटीक वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। तो जीनियोलॉजी सबसे उपयुक्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? कौन सी संस्था प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है परिवार, सरकार, यूएनओ, संसद। परिवार, सरकार, यूएनओ, संसद। तो आसान है, कौन सा? परिवार। परिवार जो है वो डायरेक्ट कोऑपरेशन, प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। आइए समझते हैं इसकी व्याख्या। मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग, डायरेक्ट कोऑपरेशन वह है जहां व्यक्ति है वो समान उद्देश्य के लिए मिलकर आमने सामने कार्य करते हैं। तो परिवार एक प्राथमिक समूह है, प्राइमरी ग्रुप है, जहां आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। बाकी अगर सरकार, यूएनओ, संसद की बात करें तो ये क्या है? सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, द्वितीय समूह हैं जो संरचनात्मक और अप्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 112। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। एक पुरुष विवाह करता है किससे? अपनी मृत पत्नी की बहन से? नहीं, ये क्या हो जाएगा? अपनी मृत पत्नी की बहन से, याद होगा आपको तो सोरोरेट, साली विवाह। उच्च जाति की स्त्री से, उच्च जाति की स्त्री से क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। और निम्न जाति की स्त्री से अनुलोम। अपने मृत भाई की विधवा से, यही आंसर सही है देवर विवाह के लिए। देवर विवाह के लिए, देवर विवाह और किस तरह से शब्दावली आ सकती है? लेवीरेट। देवर विवाह को ही क्या कहते हैं? लेवीरेट। लेवीरेट। और साली विवाह को क्या कहेंगे? सोरोरेट। ठीक। देवर विवाह, लेवीरेट वह प्रथा है जहां एक स्त्री अपने मृत पति के भाई से विवाह करती है, जो नातेदारी व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका है। आप देख लीजिएगा, देवर विवाह, लेवीरेट, साली विवाह, सोरोरेट। बाकी अनुलोम, प्रतिलोम, हाइपरगेमी और हाइपोगेमी हमने में पढ़ा। हाइपरगेमी और हाइपोगेमी। हाइपोगेमी में स्त्री उच्च है और अनुलोम में, हाइपरगेमी में स्त्री निम्न है। हाइपर एंड हाइपो। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा। परिहास संबंध किनके बीच पाया जाता है? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। तो जो परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप पाया जाता है, जोकिंग रिलेशन, जोकिंग वो किसके मध्य पाया जाता है? जीजा एवं साली के मध्य। जीजा एवं साली के मध्य, देवर एवं भाभी के मध्य। ठीक। बाकी पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? परिहार। परिहार। तो परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप, नातेदारी में वह संस्थागत व्यवस्था है जहां दो व्यक्ति
हंसी मजाक और स्वच्छंदता की अनुमति होती है ताकि पारिवारिक तनाव कम हो। जैसे जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, ये परिहास संबंधों के शास्त्रीय उदाहरण है। माता पिता संतान के बीच सम्मान और परिहार का संबंध होता है। और परिहास संबंध, जोकिंग रिलेशनशिप की अवधारणा किसने दिया था? तो ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, या वधू द्वारा वर को, वर द्वारा वधू को। तो मेहर का भुगतान किसको किया जाता है? बताइएगा आप लोग आंसर। तो वर द्वारा वधू को, वर द्वारा वधू को। ये मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम धर्म में शादी में एक अनुष्ठान है या एक तरीका है उसका, जिसमें वर जो है वधू को मेहर या मेहर के रूप में कुछ राशि देता है। तो मुस्लिम विवाह जो निकाह है एक नागरिक समझौता, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मेहर, डॉवर इस समझौते का एक अनिवार्य प्रतिफल है। तो वर जो है, जो प्रोमिसर है, वो मेहर की राशि एक प्रतिफल के रूप में जो वधू को प्रॉमिस किया गया है उसको देता है। तो वधू जो है वो प्रोमिसी है, वर जो है प्रोमिसर है। तो विवाह के समय सम्मान और सुरक्षा के रूप में वर लड़के द्वारा लड़की को मेहर धनराशि दी जाती है। यह हिंदू विवाह के वधू मूल्य से भिन्न है जो परिवारों के बीच दिया जाता है। मेहर सीधे पत्नी का अधिकार होता है। ठीक, जो हिंदू विवाह में ब्राइड मूल्य या वधू मूल्य है वो उससे अलग है। 115 क्वेश्चन देखिएगा, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित किया गया था? पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? 1929 में। ये भी याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा या दहेज प्रथा। शारदा एक्ट किसके लिए पारित किया गया था? बाल विवाह से। बी से, बी आंसर सही है, बाल विवाह, बाल विवाह। आइए समझते हैं। शारदा एक्ट वास्तव में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जैसे हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया था 1929 में। महिलाओं की जो वैवाहिक उम्र बताई गई सीमा वो 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष इस एक्ट के अनुसार कर दी गई। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देखें। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग आंसर करिए। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? प्रजा, रति एवं धर्म, प्रजा, धर्म एवं रति, धर्म, प्रजा एवं रति, या धर्म, रति एवं प्रजा। तो कौन सही ऑप्शन है? तो विकल्प जो सी है, विकल्प जो सी है वो सही आंसर होगा। हिंदू विवाह में सबसे मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम होता है, वो क्या होता है? धर्म। क्या होता है? धर्म। दूसरे पर आता है प्रजा, प्रजा मतलब संतति, प्रजा मतलब संतति या संतानोत्पत्ति। और लास्ट में सबसे अंतिम में आता है रति, रति मतलब आनंद, आनंद। तो ये क्रम आप समझ गए होंगे, धर्म, प्रजा और रति। के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं और उनकी एक हायरार्की है, उनकी एक हायरार्की है। सर्वोच्च प्राथमिकता धर्म को दिया जाता है। धर्म क्या है? सुप्रीम। क्या है? सुप्रीम, सुप्रीम। तो सर्वोच्च प्राथमिकता धर्म को दी जाती है। उसके बाद प्रजा मतलब संतानोत्पत्ति, पितृ ऋण चुकाने हेतु। जो प्रजा है संतानोत्पत्ति, पितृ ऋण चुकाने हेतु। और सबसे अंत में आती है रति, यौन संतुष्टि या आनंद की बात। तो ये हायरार्की आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले धर्म, फिर प्रजा, फिर रति। किसके द्वारा दिया गया? के.एम. कपाड़िया के। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में कौन तृतीयक संबंध है? कौन तृतीयक संबंध है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र,
पिता, भाई का पुत्र पिता, साले की पत्नी मामा। तो इसमें कौन सा तृतीयक संबंध है, आप लोग आंसर करिए। तो कौन सा है, साले की पत्नी। साले की पत्नी मतलब तृतीयक संबंध वो संबंध है जो द्वितीयक संबंधों का प्राथमिक संबंध हो, द्वितीयक संबंधों का प्राथमिक संबंध हो। आइए समझते हैं। तृतीयक नातेदार टर्सरी किन वे होते हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। जैसे मैं स्वयं, मेरी पत्नी, उसका साला, फिर साले की पत्नी, ये तृतीयक। तो मेरा जो पत्नी के साथ है ये क्या है, प्राइमरी रिलेशन। प्राइमरी रिलेशन, इसका साला जो है उसके साथ मेरा रिलेशन हो गया सेकेंडरी, द्वितीयक, और इसका जो प्राथमिक रिलेशन है वो हमारे लिए क्या हो गया, टर्सरी हो गया, तृतीयक। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग 118 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए। दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। माता का भाई, पिता का भाई, दादा, ससुर का भाई। कौन तृतीयक नातेदार हुआ, ससुर का भाई। ससुर का भाई जो है वो हमारा तृतीयक नातेदार हुआ ना। सेम कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। हमारे द्वितीय नातेदार का प्राथमिक नातेदार हमारे लिए तृतीयक नातेदार हो जाएगा। नातेदारी की श्रेणी का सटीक निर्धारण ईगो और लक्षित व्यक्ति के बीच मध्यस्थ संबंधियों इंटरमीडिएट किन की संख्या पर निर्भर करता है। आप देखिए कि बीच में जो इंटरमीडिएट हैं वो कितने हैं, पति या पत्नी 1, ससुर 2, ससुर का भाई 3। तो ये टर्सरी किन हो गया। आइए हम समझते हैं। 119 द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। किसका क्लासिफिकेशन था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो द्वितीयक नातेदार सेकेंडरी किन में कितने नातेदार आएंगे, 33। तो जॉर्ज पीटर मोरडॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों की संख्या बताई है। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151। 8, 33 और 151 आप लोग याद रखिएगा। 8, 33, 151 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा, लूथर, बिरस्टीड, प्रभु या पूले। विवाह को बीमार आत्माओं का अस्पताल किसने किया है, लूथर, बिरस्टीड, प्रभु या पूले। तो किसने कहा है, लूथर। किसने कहा है, लूथर। आइए समझते हैं। मार्टिन लूथर ने विवाह को मानव स्वभाव और कमजोरियों के परिप्रेक्ष्य में देखा। तो मतलब मार्टिन लूथर ने विवाह को एक अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से देखा। विवाह को मानव स्वभाव मतलब ह्यूमन का जो ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट है और कमजोरियों के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा। पहले भी हम सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। चूंकि मानव जैविक प्राणी नहीं है, सिर्फ वह एक सामाजिक प्राणी भी है। उसके कुछ मूलभूत स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, उसके कुछ ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट है, जिसके कारण वह घर बनाता है, संबंध बनाता है और समूहों में रहता है। तो उसके कुछ स्वभाव हैं। और मानव जो है कमजोर प्राणी है, वह अपनी आवश्यकताएं खुद स्वयं नहीं पूरी कर सकता, इसीलिए वो समूहों में रहता है। और इसी के आधार पर मार्टिन लूथर विवाह को परिभाषित करते हैं। विवाह को मानव स्वभाव और कमजोरियों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वे विवाह को मानवीय वासनाओं और नैतिक पतन को रोकने का एक संस्थागत उपाय मानते हैं। मतलब जो मार्टिन लूथर ने इसको विवाह को एक उपचारात्मक संस्था माना। मतलब विवाह को मानवीय वासनाओं, जो ह्यूमन लस्ट है, ह्यूमन, और नैतिक पतन मतलब एथिकल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए एक संस्थागत उपाय मानते हैं, उपचारात्मक संस्था मानते हैं। तो जब भी मार्टिन लूथर की बात आएगी तो वो विवाह को उपचारात्मक संस्था मतलब एक हॉस्पिटल के रूप में, एक अस्पताल के रूप में देखते हैं। लूथर ने ही विवाह को शारीरिक और आध्यात्मिक भटकाव, बीमार आत्माओं को रोकने वाले सुधारक केंद्र या अस्पताल के रूप में परिभाषित किया।
बाकी रॉबर्ट गिलस्ट्रीट, पीएन प्रभु और सीएच फूले के विवाह संबंधी विचार मुख्य रूप से संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक है, न कि उपचारात्मक, रिमेडियल। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता पिता चाचा भाई। माता पिता चाचा भाई, तो इसमें प्राथमिक कौन नहीं है? चाचा। चाचा क्या है? द्वितीयक। चाचा क्या है? द्वितीयक। समाजशास्त्र में प्राथमिक संबंधी प्राइमरी किन वे होते हैं जिनसे व्यक्ति का सीधा और प्रत्यक्ष रक्त या वैवाहिक संबंध, मतलब या तो आप उससे ब्लड रिलेशन से डायरेक्ट जुड़े हैं या विवाह मैरिज से, अदरवाइज वो सेकेंडरी या टर्सरी हो जाएगा। मतलब आपके प्राथमिक का प्राथमिक है तो वो टर्सरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, और आपके सेकेंडरी का प्राथमिक है तो वो टर्सरी आपके लिए हो जाएगा। तो चाचा जो पिता का भाई है, एक द्वितीय संबंधी सेकेंडरी किन होता है, क्योंकि यह व्यक्ति का संबंध अपने पिता प्राथमिक के माध्यम से चाचा पिता के प्राथमिक से जुड़ा होता है। मतलब स्वयं और स्वयं मैं, मेरा प्राइमरी रिलेशन किससे है? मेरे पिता से, और जो पिता के भाई हैं, जो हमारे चाचा हैं, वो हमारे पिता के प्राथमिक हैं। अतः जो चाचा है हमारे लिए द्वितीय किन हुए, सेकेंडरी किन हुए ना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय ABCD में आंसर करिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात आएगी तो उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सम्मिलित होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। हिंदू उत्तराधिकार नियम अधिनियम 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों पर नहीं बल्कि उन सभी धर्मों पर लागू होता है जिनका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ है। मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के या समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। तो किसके उदाहरण है? धर्म, परिवार, विवाह और जाति। धर्म, विवाह और परिवार, धर्म, परिवार, विवाह और जाति जो है वो उदाहरण है सामाजिक संस्था के, सोशल इंस्टीट्यूशन के, सोशल इंस्टीट्यूशन के। तो समाजशास्त्र में संस्था का अर्थ किसी भौतिक इमारत से नहीं बल्कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था से है। धर्म, परिवार, विवाह और जाति ये सभी मानवीय आवश्यकताओं जैसे प्रजनन, सुरक्षा और सामाजिक नियंत्रण की पूर्ति के लिए समाज द्वारा विकसित स्थापित नियम और ढांचा है। बताइए क्या है? संस्था है। मानवीय आवश्यकताएं, उनसे स्थापित नियम एवं कार्यप्रणाली जो कि संस्था है। विवाह, धर्म, परिवार। आइए देखते हैं 128 क्वेश्चन। 124, 25, 26 और 27 स्किप है, हम जानते हैं। ये क्वेश्चंस हम लोग आगे कर लेंगे। अभी 128 देखिएगा। भारत के जॉन सार बाबर की जो खस जनजाति है, कौन सी जनजाति? खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति का प्रचलन है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो किस विवाह का प्रचलन है? बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र की जो खस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह की अनूठी प्रथा पाई जाती है। हमने ये भी पढ़ा था जो पॉलीएंड्री है, जो बहुपति प्रथा है, जो बहुपति विवाह है, वो फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल, भ्रातृक और अभ्रातृक होता है। फ्रेटर्नल में देखिए खस जनजाति जो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, अभ्रातृक जो कि टोडा जनजाति इसका एग्जाम्पल है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। बाकी ये देखिएगा टोडा और नायर जनजातियों में जो दक्षिण भारत में उसमें पाया जाता है अभ्रातृक, वहीं हिमालय क्षेत्र जो खस है, किन्नौर है, इसमें भ्रातृक पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 129। बहुपति विवाह का अर्थ क्या है? पॉलीएंड्री का अर्थ क्या है? एक विधवा पुनर्विवाह करती है, अनेक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। एक तलाक शुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, वो क्या है? पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह। ये समझ गए होंगे। पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी में अंतर है जो आप जानते हैं। बहुपति में पति कई होंगे, स्त्री एक होगी। बहुपत्नी में पत्नी कई होगी, पुरुष एक होगा।
बहुपति का फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री, भ्रातृक बहुपति विवाह का सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल आपके ग्रंथों में मिलता है महाभारत में द्रौपदी का पांडव 5 भाइयों से विवाह। आइए वह क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। नीचे 4 स्वरूप दिए गए हैं विवाह के, इसमें से आपको बताना है विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता ऐसा विवाह का कौन सा स्वरूप है। एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह, ABCD। तो कौन सा नहीं पाया जाता? जो समूह विवाह है वो विश्व के किसी कोने में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों पाए जाते हैं अभी भी। समूह विवाह, ग्रुप मैरिज वह स्वरूप है जहां पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और हर पुरुष हर स्त्री का समान रूप से पति होता है। वर्तमान समय में किसी भी सभ्य या ज्ञात जनजातीय समाज में यह स्वरूप व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। मानव शास्त्री मानते हैं कि जब विवाह प्रथा व्यवस्थित नहीं थी तब यह मानव विकास के अति प्रारंभिक चरण में की अवस्था रही। जैसे हम लोग जब मॉर्गन का जो विवाह का या परिवार का जो क्रमिक विकास देखेंगे तो वहाँ पे हम पाते हैं कि बहुत आदिम में स्वच्छंद, यौन स्वच्छंदवाद और समूह विवाह की बात होती है। बहुपति विवाह के एग्जाम्पल हमने देखा, खस और टोडा की जनजातियों में बहुपत्नी जो कि अफ्रीकी और भारतीय जनजातियों जैसे गोंड में प्रचलन है। भारत की जो गोंड जनजाति है उसमें क्या है? पॉलीगैमी, बहुपत्नी विवाह। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा या सरकार द्वारा। तो आप लोगों को आंसर करना है। तो किसके द्वारा? कानून द्वारा। किसके द्वारा? कानून द्वारा, लॉ द्वारा। जैसे भारत में भी हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम का अलग उनका पर्सनल लॉ है। इस तरीके से अभी क्या है, जो लीगल हैं, जो लॉ हैं, जो अधिनियम बने हैं उनके द्वारा विवाह का स्वरूप निश्चित होता है। समाजशास्त्र में यद्यपि विवाह के नियम धर्म और परंपराओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन किसी भी समाज में विवाह का अंतिम और जो वैध अल्टीमेट स्ट्रक्चर होता है राज्य के कानून द्वारा ही तय और मान्य होता है। जब भी विवाद या विसंगति होती है तो कानूनी प्रावधान ही सर्वोपरि होता है। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो राज्य या जो लॉ है वो लेगी। आइए हम लोग आगे देखते हैं। किसी नातेदारी संगठन में या किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है। आपको बताना है। नीचे कुछ जनजातियां हैं उनमें मैट्रिलिनियल जनजाति बताना है। मातृवंशीय व्यवस्था वाली वो नातेदारी संगठन है किस जनजाति में पाई जाती है? टोडा, भील, गारो और हो। टोडा, भील, गारो और हो। तो किस में पाया जाता है? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो असम और मेघालय का क्षेत्र है। खासी और गारो जनजातियों में नॉर्थ ईस्टर्न में पाया जाता है मैट्रिलिनियल किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिलिनियल सिस्टम या वह नातेदारी प्रणाली है जहां वंश का नाम, संपत्ति का उत्तराधिकार और निवास का निर्धारण माता स्त्री की रेखा से होता है। भारत में मुख्य रूप से मेघालय की गारो और खासी जनजातियों में नॉर्थ ईस्ट में, और वहीं केरल जो साउथ में नायर समुदाय में यह व्यवस्था पाई जाती है। गारो जनजाति मातृवंशीय है। विवाह के उपरांत स्त्रियां माता के घर में निवास करती हैं। संपत्ति जो है माता से पुत्री को हस्तांतरित होता है। बाकी टोडा जनजाति बहुपति विवाह पॉलिएंड्री के लिए प्रसिद्ध है और पितृवंशीय व्यवस्था है। पितृवंशीय व्यवस्था है यहाँ पे। जबकि जो गारो और खासी है वहाँ पे मातृवंशीय है। भील जनजातियां पितृवंशीय हो, पितृवंशीय। तो ये एक एक्रोनिम है GKN, गारो, खासी, नायर, ये मातृवंशीय मैट्रिलिनियल। क्वेश्चन नंबर 133। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत? संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत? पूर्णतः गलत, अंशतः सही, पूर्णतः सही या तीनों में से कोई नहीं? तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? पूर्णतः सही। पूर्णतः सही। आइए समझते हैं क्यों। ज्वाइंट फैमिली वास्तव में समाज का एक लघु रूप, माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। देखिएगा,
ज्वाइंट फैमिली वास्तव में समाज का एक लघु रूप, माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। समाज में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे सहयोग हो, संघर्ष हो, श्रम विभाजन हो, नियंत्रण हो, समाजीकरण हो या सत्ता का पदानुक्रम हो, वो सभी एक संयुक्त परिवार के भीतर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं और पारस्परिक कर्तव्य परायणता से बंधे होते हैं। मतलब इनका एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है, सबके जो काम है वो भी है फिक्स, सबका उत्तरदायित्व है। वहाँ पे संसाधन जुटाने के लिए सहयोग भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, मतलब संसाधनों के बंटवारे के लिए संघर्ष भी होता है। वहाँ पे गार्जियन है जो नियंत्रण भी करता है। वहाँ पे माता पिता और बड़ों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा बच्चों का समाजीकरण भी होता है। तो एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली जो है वास्तव में समाज का एक लघु रूप कह सकते हैं। माइक्रोकॉस्म जो है संयुक्त परिवार। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 समझते हैं। हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक? तो हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? तो हिंदू विवाह की प्रकृति जो है वो धार्मिक है और हिंदू में विवाह जो है एक संस्कार है। परंपरागत रूप से हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है, न कि कोई नागरिक समझौता, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदू विवाह में यह एक संस्कार है, सैक्रामेंट है। यह जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन है जिसका मूल उद्देश्य केवल रति या सुख नहीं है बल्कि धर्म और प्रज्ञा की पूर्ति है। जैसे कि के.एम. कपाड़िया ने विवाह के उद्देश्य में सबसे पहले धर्म को रखा, फिर प्रजा संतानोत्पत्ति या संतति को रखा था, उसके बाद रखा था लास्ट में रति या आनंद। हिंदू जीवन में 16 संस्कारों में विवाह एक प्रमुख धार्मिक संस्कार है। इसमें अग्नि को साक्षी मानकर वैवाहिक जो कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप लोगों को बताना है कि मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। मुताह, फासिद, जिहर और बातिल। मुताह, फासिद, जिहर, बातिल। तो आप लोगों को आंसर करना है कौन सा नहीं है। तो जो जिहर है वो विवाह का स्वरूप नहीं है, बाकी मुताह, फासिद और बातिल विवाह के स्वरूप हैं। आइए समझते हैं। जो मुस्लिम कानून शरीयत में निकाह के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो निकाह, मुताह, फासिद और बातिल। वहीं अगर डाइवोर्स की बात करें तो जिहर और खुला मुबारत। जिहर, खुला, मुबारत। तो जिहर क्या है? वो डाइवोर्स है, तलाक है, न कि निकाह या विवाह। तो जो निकाह है, जो 4 मुख्य प्रकार हैं विवाह के, वो क्या हैं? निकाह, मुताह। जो निकाह है वो अस्थाई है, मुताह जो है वो अस्थाई है। वहीं फासिद जो है अनियमित, बातिल जो है शून्य या अवैध विवाह है। वहीं उसके विपरीत जो जिहर है वह विवाह का नहीं बल्कि विवाह विच्छेद, तलाक का स्वरूप है। मुताह जो है वो सियाओं में प्रचलित अस्थायी विवाह है। फासिद बिना गवाहों या नियमों के उल्लंघन से किया गया अनियमित विवाह। बातिल जो है वो शरीयत के विरुद्ध किया गया पूर्णतः अवैध विवाह है। तो निकाह, मुताह, फासिद और बातिल ये 4 विवाह के स्वरूप हैं मुस्लिम कानून में शरीयत के अनुसार। जिहर, खुला, मुबारत ये तलाक के। क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, निकाह, मुताह, फासिद, बातिल। निकाह, मुताह, फासिद, बातिल। तो अस्थायी प्रकृति की विवाह कौन सा है? तो मुताह। क्या है? मुताह। मुताह एक विशेष प्रकार का मुस्लिम विवाह है जिसकी प्रकृति अस्थायी, टेम्पररी होती है। इसका चलन मुख्य रूप से शिया मुसलमानों में देखा जाता है। इस विवाह में अनुबंध के समय ही विवाह अवधि कुछ दिन, महीने या वर्ष पहले से निश्चित कर ली जाती है। मतलब जो मुताह विवाह का स्वरूप है वो स्टार्टिंग विवाह कब होगी और कब विवाह समाप्त हो जाएगी, ये निकाह के मतलब विवाह के पहले ही निर्धारित होती है।
वहीं निकाह जो है वो अस्थाई विवाह का स्वरूप है। तो मुताह और निकाह ये याद रखिएगा, निकाह अस्थाई और मुताह अस्थाई। मुताह विवाह समय सीमा समाप्त होने पर स्वतः ही भंग हो जाता है, इसे अस्थाई विवाह कहा जाता है। निकाह जो है पूर्णतः अस्थाई और परमानेंट है। फासिद जो है इरेगुलर विवाह है या अनियमित विवाह है, मतलब बिना गवाह के। वहीं जो बातिल है वो एक तरीके से वाइड विवाह है या अवैध विवाह है। तो चारों विवाह के प्रकार हैं, आप समझ गए होंगे। 137 देखिएगा, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं अंतरजातीय विवाह, जाति अंतर विवाह, बहिर्विवाह या बहुविवाह। तो 137 क्वेश्चन देखिएगा, अपनी ही जाति के अंतर्गत अगर विवाह करने की जो बाध्यता है तो वो क्या है, जाति अंतर विवाह, जाति अंतर विवाह। आइए, जब किसी व्यक्ति के लिए अपनी ही जाति, उपजाति या समूह के भीतर जीवन साथी चुनना और विवाह करना अनिवार्य होता है तो समाजशास्त्र में इस नियम को अंतर विवाह, इंडोगेमी कहा जाता है। जाति व्यवस्था का यह सबसे मूलभूत और कठोर नियम है। जातीय अंतर विवाह, कास्ट इंडोगेमी, स्पष्ट रूप से विवाह को अपनी ही जाति इन ग्रुप सीमाओं के अंदर बांधता है ना, एंडोगेमी। 138 क्वेश्चन देखेगा, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? मतलब दो अलग अलग कास्ट के व्यक्तियों का जो शादी है वो क्या है, अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह। तो क्या है, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। जब विवाह करने वाले वर और वधू दोनों भिन्न भिन्न जातियों के होते हैं और उसे अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। यह परंपरागत जातीय अंतर्विवाह नियमों का उल्लंघन या आधुनिक विचलन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति, संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। तो परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? तो आप लोग आंसर करिएगा। तो क्या है, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। ऑप्शन जो सी है वो सही है। मैकाइवर और पेज तथा किंग्सले डेविस जैसे समाजशास्त्रियों ने परिवार के कार्यों को अनिवार्य और ऐच्छिक, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में बांटा है। परिवार की उत्पत्ति, प्राथमिक जैविक और सामाजिकरण का आधार, संतान पैदा करना और समाज की निरंतरता बनाए रखना। जो ऐच्छिक कार्य क्या है, आर्थिक और मनोरंजन। और अनिवार्य जो है, जो इसेंशियल है वो क्या है, संतानोत्पत्ति और पालन पोषण, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी का आना, संतानोत्पत्ति और उनका सही सामाजिकरण मतलब पालन पोषण परिवार का सबसे सर्वाधिक सामाजिक कार्य है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट किस सन में पारित हुआ? स्पेशल मैरिज एक्ट किस सन में पारित हुआ? तो किस सन में? 1954 में। 1954 में भारत की संसद ने सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के मानते हों, अब बिना अपना धर्म बदले विशेष रूप से विवाह करने, सिविल मैरिज की सुविधा देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट, इसी को नागरिक विवाह अधिनियम सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, जो कि 1954 में पारित किया गया। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंतरधार्मिक, इंटरफेथ और इंटरकास्ट विवाहों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1954 में अधिनियमित किया गया था। इसमें विवाह के पंजीकरण और तलाक का प्रावधान भी शामिल है। बाकी 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ था, ये आपको पता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 141, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ? 1917 में, 29 में, 36 में या 1942 में? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आंसर करिएगा। तो किस सन में पारित हुआ था सबसे पहले? 1929 में हरविलास शारदा, जो कि शारदा एक्ट भी कहलाता है। हरविलास शारदा के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पारित किया गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1929 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 में इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ।
1929 में पारित और 1930 में लागू हुआ। इसमें महिलाओं की स्त्रियों की शादी करने की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई और पुरुषों की 18 वर्ष। प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का क्या तात्पर्य है? आप लोग आंसर करिएगा। समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो प्रवर क्या होगा? समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले कौन है? प्रवर। प्रवर के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिनका एक समान पूर्वज या ऋषि से आध्यात्मिक संबंध हो। हिंदू विवाह नियमों के अनुसार समान प्रवर मतलब सपिंड सहोत्र की वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते। मतलब हिंदुओं में जो विवाह में निषेध है वो क्या है? प्रवर बहिर्विवाह, मतलब सगोत्र अपने ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है। मतलब कॉमन एंसेस्टर, समान ऋषि। मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? मतलब जब पति पत्नी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स लेते हैं तो मुस्लिम में उसको क्या कहा जाता है? मुबारक, खुला, इला या तलाके अहसन या तलाके अहसन। तो उसको कहेंगे मुबरत। मुबरत। आइए समझते हैं। मुबरत में विवाह विच्छेद पति पत्नी दोनों की पारस्परिक सहमति म्यूचुअल कंसेंट से होता है। इसमें किसी एक पक्ष की पहल आवश्यक नहीं है। जबकि खुला जो है, खुला क्या है? पत्नी की इच्छा से पत्नी को महर जो है वापस चुकाना पड़ता है। वहीं मुबरत में दोनों की इच्छा से महर का त्याग आपसी तय शर्तों पर होता है। तो खुला और मुबरत में अंतर है। मुबरत दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है, खुला में पत्नी की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह, आर्ष विवाह। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो जो गांधर्व विवाह है वो उत्कृष्ट कोटि का, प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है। गांधर्व विवाह को एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं आज के समय में? लव मैरिज भी। तो 144 क्वेश्चन। तो उत्कृष्ट कोटि के क्या क्या हम लोग बात किए थे? ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापति। वहीं जो निकृष्टहीन या अप्रशस्त कोटि के क्या है? गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। आइए हम लोग मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 42, 55 या 61 में? तो आंसर करिएगा। किस सन में आया? 1939 में। 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम अस्तित्व में 1939 में आया। 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 ने मुस्लिम महिलाओं को कानूनी रूप से विवाह विच्छेद मांगने के विशेष अधिकार प्रदान किए। अगर देखें तो पति 4 वर्ष से लापता हो जाए, 2 वर्ष तक भरण पोषण न करना या 7 वर्ष से अधिक की जेल होना या क्रूरतापूर्ण व्यवहार या धार्मिक कार्यों में बाधा, तो इस आधार पर जो है डाइवोर्स लिया जा सकता है। न्योता भेंट नातेदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? न्योता भेंट की जो प्रथा है कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती दक्षिणी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में? तो ये आप देखेंगे तो उत्तर भारत में इसका प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। तो जो शादी के इनविटेशन कार्ड जाते हैं लड़कियों को, तो उसके रूप में लोग आते हैं और कुछ न कुछ अपने क्षमता अनुसार न्योता रजिस्टर में लिखवाते हैं और जितना नकद मिलता है बाद में वो रजिस्टर रहता है, तो फिर अन्य के यहाँ शादी पड़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर लौटा दिया जाता है, उतना दिया जाता है या उससे ज़्यादा भी। तो जो न्योता रजिस्टर बनाया जाता है, जो न्योता भेंट है, वो ज़्यादातर
उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। न्योता भेंट उत्तर भारत की एक प्रमुख नातेदारी प्रथा है। यह समाज और आर्थिक पारस्परिकता रेसिप्रोसिटी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें विवाह या अन्य आयोजनों पर दी गई नकद राशि का एक न्योता रजिस्टर रखा जाता है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि पीढ़ियों बाद भी ठीक उतनी ही राशि सम्मान पूर्वक लौटाई जाए, जिससे सामाजिक दायित्व बना रहे। क्वेश्चन नंबर 147 देखेगा, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजे के जीवन में प्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस को क्या कहा जाता है? मातुल्य, परिहार, अनुनामिता, पितृ स्वश्रेय। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मातुल्य। इसको क्या कहेंगे? मातुल्य। सॉरी, इसको क्या कहेंगे? मातुल्य। मातुल्य एवेंकुलेट मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक समाजों में पाई जाती है। इसमें मामा मैटरनल अंकल की सत्ता सर्वोपरि होती है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित होती है। ठीक, मामा जिसमें गार्जियन होता है, तो मातुल्य व्यवस्था इसका नाम है। बाकी अगर बात करें परिहार की, तो नातेदारों के बीच दूरी, जो कि परिहार और परिहास संबंध की भी बात की थी। टेक्नोनॉमी, जब जो पत्नियां हैं वो अपने पति को पुकारती हैं अपने बच्चों के नाम से। माध्यमिक संबोधन भी कहा जाता है, जैसे रिंकुआ के पापा, चिंटुआ के पापा जैसे करके आप देखे होंगे, इस तरह का प्रचलन है। पितृ स्वश्रेय एमिटेट मतलब फादर सिस्टर, जब बुआ का प्रमुख स्थान हो नातेदारी में। आइए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया था। विवाह के संबंध में यह कथन किसका है? मजूमदार एवं मदान का, वेस्टरमार्क, गिलिन एवं गिलिन का, एंडरसन और पार्कर का। तो किसका है 148 क्वेश्चन? तो ये कथन एंडरसन और पार्कर का है। एंडरसन और पार्कर का ये समझते हैं। एंडरसन और पार्कर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन में विवाह के सामाजिक महत्व को रेखांकित किया है। उनका तर्क है कि विवाह सार्वजनिक समारोहों के माध्यम से व्यक्तियों को समाज के प्रति जवाबदेह बनाता है। यह व्यक्तिगत इच्छाओं को सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक दृढ़ता के ढांचे में बांधता है। मतलब व्यक्तिगत संतुष्टि प्लस सार्वजनिक समारोह, जिससे सामाजिक नियंत्रण एवं दृढ़ता। ये किसका है? एंडरसन और पार्कर का। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 149 क्वेश्चन 149 देखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? एलिन रॉस, एमएस गोरे, आईपी देसाई और इरावती कर्वे। तो किसने किया? इरावती कर्वे। इरावती कर्वे के मामले में हमने देखा था, ये इंडोलॉजिकल और फील्ड वर्क दोनों की हैं। जो इंडियन ग्रंथ हैं, जो सेक्रेड बुक है, चाहे मनुस्मृति है, जो लॉ हिंदू लॉ के बुक है, उन सब को पढ़ के नातेदारी सिस्टम और हिंदू परिवार को समझने की कोशिश की है। किसने? इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री थी। उन्होंने हिंदू परिवार और नातेदारी का अध्ययन विशुद्ध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से किया। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू समाज एक विवेचन और किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, संस्कृत साहित्य, महाकाव्यों और ऐतिहासिक सामग्री पर आधारित है। ये समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग 150 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? 250 समाजों का अध्ययन किसने किया? कई बार चर्चा हो चुकी है, आप लोग आंसर करिएगा। वेस्टरमार्क, लोवी, मोरडाक या बर्जेस। तो किसने किया था? मोरडाक ने। किसने किया था? मोरडाक ने ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं। जीपी मोरडाक ने 250 से अधिक समाजों का व्यापक अनुभवित एम्पिरिकल अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है और इसके ये कुछ यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और सामाजिकरण, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और सामाजिकरण, ये 3 मुख्य उद्देश्य बताए। इसके अनुसार, मोरडाक के अनुसार ना।
आइए हम लोग आगे चलते हैं। 151 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला? अफ्रीका की जो किनशिप सिस्टम है उसका अध्ययन किसने किया? मॉर्डाक, लोवी, रेडक्लिफ ब्राउन या एलएच मॉर्गन? तो किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन ने। आइए समझते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के आदिवासी समुदायों के परिवार और नातेदारी जो किनशिप सिस्टम है उसका गहन अध्ययन करते हैं। इनके अनुसार अफ्रीका के आदिम समाजों में विवाह तथा नातेदारी व्यवस्था केवल जैविक नहीं है बल्कि संस्थागत संबंधों इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस को दर्शाती है। क्या? इंस्टीट्यूशनल रिलेशन को। इसमें व्यक्ति परस्पर विशिष्ट प्रकार से जुड़े रहते हैं और विशेष पदों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज एक प्रमुख अध्ययन जिसने संरचनात्मक प्रकारवाद की नींव रखी। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में आदिवासी समुदायों में परिवार का अध्ययन किए हैं कौन? रेडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा। जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, मतलब स्त्री निम्न है तो अनुलोम विवाह, स्त्री निम्न है तो अनुलोम विवाह, और पुरुष उच्च है तो क्या होगा? अनुलोम विवाह। 152 क्वेश्चन क्या होगा? अनुलोम विवाह। फिर से देखिएगा, ये समझ लीजिए। जब एक उच्च वर्गीय जाति या उपजाति एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण या जाति लड़के से नीचा हो तो इसको हाइपरगेमी या अनुलोम विवाह कहेंगे। ठीक। निम्न जाति की स्त्री का विवाह उच्च जाति के पुरुष से, तो अभी हम लोग समझे प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, तो क्या होगा? ऐसी विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। ऐसी विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। उच्च जाति, ये देखिए जो ट्रायंगल है वो किसको दर्शाता है? पुरुष को, मेल को, और ये फीमेल को। और जब पुरुष उच्च जाति का है और महिला निम्न जाति का है तो ये क्या है? हाइपरगेमी अनुलोम विवाह। प्रतिलोम क्या है? निम्न जाति का पुरुष और उच्च जाति की स्त्री। आइए समझते हैं सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। 154 क्वेश्चन। सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, थारू, बिरहोर, भोटिया। कुकी, थारू, बिरहोर, भोटिया। तो किस जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है? आप लोग आंसर करिएगा। तो किस जनजाति में ये प्रचलन है? तो सेवा विवाह का प्रचलन बिरहोर जनजातियों में पाया जाता है। आइए समझते हैं। आदिवासी समाजों में वधू मूल्य, जो ब्राइड प्राइस है, वधू मूल्य चुकाने की जो प्रथा होती है, जब कोई भावी दूल्हा आर्थिक रूप से वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो वह दुल्हन के घर पर शारीरिक श्रम या सेवा करके उसकी कीमत चुकाता है। इसे सेवा विवाह कहते हैं। मतलब क्या है कि कुछ आदिवासी समाजों में ब्राइड मूल्य, वधू मूल्य की परंपरा है, पर कई ऐसे पुरुष हैं जो असमर्थ होते हैं ब्राइड प्राइस या उस वधू मूल्य को चुकाने में। तो वो क्या करते हैं? दुल्हन के घर पर शारीरिक श्रम करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं और उस वधू मूल्य की कीमत चुकाते हैं। उसके बाद शादी होती है। तो ये क्या है? सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। वधू मूल्य देने में असमर्थ वधू के घर शारीरिक सेवा, जिससे विवाह संपन्न। आइए समझते हैं। निम्नांकित अवधारणा था उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? 155 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में से अवधारणा था उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? सहकष्टी, गर्भकाल तथा प्रसव के समय पति द्वारा भी पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन करना, ये तो सही है, हमको गलत चूज करना है। मातुलेय एवं कुलेट, उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना, उत्तराधिकार में जो पति की है वो संपत्ति प्राप्त करना, ये सही है तो नहीं सही है। इसमें उत्तराधिकार में माता की संपत्ति मिलती है, ना कि पति की। जो पति की या पिता की संपत्ति मिलती है वो क्या है? माध्यमिक संबोधन, टेक्नोनॉमी, संबंधियों को पढ़ने के लिए वास्तविक नाम का प्रयोग न करना। मतलब कि जब हम पति का नाम किसी अन्य नाम से लेते हैं, माध्यमिक संबोधन कहा जाता है। परिहार, पति के बड़े भाई से दूरी रखना,
तो परिहार जैसे संबंध ये भी देखे हमने। तो 155 में क्या गलत है, तो मातुले जो है, मातुले क्या है, मातुले हमने पढ़ा जहाँ पे जो भांजा भांजी का जो पालन पोषण है वो कहाँ होता है, मामा के घर। मतलब जो किनशिप सिस्टम है, जो नातेदारी व्यवस्था है, उसमें माता के भाई का रोल प्रमुख है। मातुले उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना, ये गलत है। तो यह मातृ सत्तात्मक परिवारों की वह प्रथा है जहां मामा माता के भाई अपने भांजे भांजी के जीवन और संपत्ति पर सर्वोच्च अधिकार होता है। देखिएगा 156 क्वेश्चन कि अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है। मतलब ये बात कर रहा है इस समय की जो मॉडर्न स्थिति है उसकी बात कर रहा है। मतलब कि अब जो करंट स्थिति है वो विवाह को संस्कार से ज्यादा संविदा समझा जाता है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि चीजें बदली हैं। पहले की तरह जो विवाह परमानेंट होता था, जन्म जन्मों का संबंध होता था, 7 जन्मों के लिए कसमें खाते थे, तो अब वैसी चीजें हैं नहीं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती जा रही हैं। तो ये सही है। और भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। हाँ, ये भी सही है और यही है कारण भी। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। परंपरागत रूप से हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार माना जाता था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, परंतु जो पश्चिमी विचारधारा, शिक्षा और आधुनिक कानूनों ने के फलस्वरूप विवाह अब एक विधिक समझौता या संविदा का रूप ले रहा है। समझ गए? आइए 157 क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी या इनमें से सभी। तो परिवार के मूल्यांकन में किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? आप लोग आंसर करिएगा। तो प्रकार्यवादी, संरचनावादी और अंतरक्रियावादी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। परिवार जैसी जटिल सामाजिक संस्था के संपूर्ण अध्ययन के लिए मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी उपागमों का प्रयोग किया जाता है। प्रकार्यवादी में परिवार समाज में क्या भूमिका निभाता है, जैसे सामाजिकरण, प्रजनन। संरचनावादी में परिवार की जो आंतरिक बनावट है, पदानुक्रम है, हायरार्की है। और अंतःक्रियावादी इंटरेक्शनिस्ट में परिवार के सदस्यों के बीच दैनिक संबंध और व्यवहार कैसे होते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक उपागम भी प्रयोग में लाया जाता है। मतलब प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी और सांस्कृतिक उपागम, ये सभी प्रयोग में लाए जाते हैं परिवार के अध्ययन में। 158 क्वेश्चन देखिएगा। नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? नातेदारी की किस रीति में भतीजा जो है वो बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? मातुले, पितृस्व श्रेय, कावेट या इनमें से कोई नहीं। हमने बात की जब किनशिप सिस्टम में नातेदारी में जो बुआ है उनका रोल प्रमुख होता है, तो वो क्या कहलाता है? पितृस्व श्रेय। जो बी ऑप्शन है वो सही है। जो बी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। 158 बी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग देखते हैं। कुछ पितृसत्तात्मक समाजों में यह विशिष्ट प्रथा पाई जाती है जहाँ पिता की बहन मतलब बुआ का अपने भतीजे एवं भतीजियों के साथ विशेष अधिकारपूर्ण संबंध होता है। जब मामा का प्रमुख रोल हो तो उसको क्या कहेंगे? मातुले। और जब बुआ का प्रमुख रोल हो तो उसको कहेंगे पितृस्वश्रेय। एक है एवेंकुलेट, एक है इमिटेट। आइए क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार, मातृवंशीय परिवार। आपको ये चारों देखना है, बताना है। जो लिंटन ने क्लासिफिकेशन दिया है उसमें क्या पाया जाता है? रॉल्फ लिंटन का जो वर्गीकरण है हमने देखा है, उसमें क्या पाया जाता है? समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, ए और बी, यही दोनों पाया जाता है। पढ़े भी हैं हम। तो ए और बी, जो 2 ऑप्शन है वो सही है। राल्फ लिंटन ने मानवीय संबंधों की प्रकृति के आधार पर परिवार को मुख्य रूप से 2 रूपों में बांटा, एक ब्लड रिलेशन और दूसरा विवाह संबंधी एफिनल ना। आइए 160 क्वेश्चन देखते हैं। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं किस जनजाति में?
आपको बताना है किस जनजाति में दादा और दादी नाती पोतों के बीच परिहास संबंध जोकिंग रिलेशन पाए जाते हैं। टोडा, टोबियन, दीपवासी, ओरांव या भील जनजाति, तो किन जनजातियों में पाया जाता है? तो ओरांव जनजातियों में पाया जाता है। परिहास संबंध जोकिंग रिलेशनशिप नातेदारी में एक राहत वाल्व, रिलीफ वाल्व की तरह काम करता है, जहां दो संबंधियों को आपस में हंसी मजाक करने की सामाजिक स्वीकृति होती है। ओरांव जनजाति यस्सी राय, शरद चंद्र राय ने इनमें दादा पोता विवाह या परिहास का उल्लेख है। उसके अलावा बैगा जनजाति वेरियर एल्विन ने बताया है, बैगा में भी वेरियर एल्विन ने बताया है। वहीं पेंटोकोस्ट द्वीप, तो बैगा, ओरांव और पेंटोकोस्ट, यहाँ पे जो है दादा पोती दादी पोता के बीच परिहास प्रचलित है। आइए 161 क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। हिंदू विवाह का वो प्रकार जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है। 161, तो वो क्या है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या आर्ष विवाह। तो क्या है? ऐसे विवाह को हम दैव विवाह कहते हैं, दैव विवाह कहते हैं। ये समझते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। दैव विवाह में पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है, जो पुरोहित उस यज्ञ को विधिवत पूरा कराता है, उसे कन्या वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित कर भेंट कर दी जाती है। तो ये क्या है? दैव विवाह। बाकी ब्रह्म विवाह क्या है? समान वर्ण के योग्य वर को विलाकर कन्यादान। असुर विवाह, कन्या के परिवार को वधु मूल्य देकर विवाह करना। आर्ष विवाह जो है वर पक्ष से यज्ञ हेतु एक जोड़ी गाय बैल देकर कन्या देना। वर पक्ष से यज्ञ हेतु एक जोड़ी गाय बैल देकर कन्या देना। तो ये चारों समझ गए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 162, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है। इसे क्या कहते हैं? परिविच्छा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या शक्ति विवाह। तो इसको क्या कहेंगे? इसको परीक्षण विवाह कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखे होंगे, महाभारत में जो अर्जुन जो है द्रौपदी की शादी के पहले, या रामायण में भगवान श्री राम को देखे होंगे, सीता जी से विवाह करने के पहले स्वयंवर में उनको धनुष तोड़ना था। तो ऐसे ही कुछ जनजातियों में विवाह करने से पहले लड़के को अपने सामर्थ्य या शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, उसको परीक्षण विवाह कहा जाता है। जनजातीय समाजों, विशेषकर जहाँ जीवन कठोर होता है, में यह प्रथा है कि विवाह के इच्छुक युवक को अपने साहस, शक्ति और शौर्य की परीक्षा देनी होती है। शक्ति सिद्ध करना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। गुजरात के भील जनजाति में गोल गधेड़ो उत्सव इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, अक्सर परीक्षा में आता भी है, तो ये याद रखिएगा। बाकी परिविच्छा विवाह, इसमें युगल विवाह से पूर्व साथ रहकर अनुकूलता परखते हैं। जैसे कुकी जनजाति, इसको कह सकते हो आपकी पहले का लिव इन, मतलब कि पहले देख लें, जांच परख लें, रह के साथ अगर अनुकूलता है तो फिर शादी करते हैं। तो परिविच्छा विवाह में युगल विवाह से पूर्व साथ रखते हैं और अनुकूलता परखते हैं। ये कुकी जनजातियों में पाया जाता है। घुसपैठ विवाह, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में प्रवेश करती है। जो लड़की है वो लड़की लड़के के घर में प्रवेश करती है। हो जनजातियों में मतलब यहाँ पे लड़की डोमिनेट कर रही है। शक्ति विवाह, यह समाजशास्त्र में कोई मानक शब्दावली नहीं है, यह एक भ्रामक विकल्प है। तो परिविच्छा, घुसपैठ और परीक्षण विवाह हम लोग समझ लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा? मैलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मोर्डॉक या टायलर। ये चारों स्कॉलर पढ़िए। बताइए विवाह को बच्चों के प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन
उसके बाद उनका पालन पोषण रख रखाव का एक कॉन्ट्रैक्ट समझौता कहा। तो किसने ये कहा? ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की। ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की एक प्रकारवादी विचारक थे। उन्होंने विवाह को जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन माना। उनके अनुसार विवाह बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता है। यह परिभाषा उनके प्रकारवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां विवाह का मुख्य प्रकार बच्चों का वैधीकरण और पालन पोषण है। बाकी वेस्टरमार्क हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं और विवाह का परिवार का मूल है मानते हैं, मतलब यूनिवर्सल मानते हैं, सार्वभौमिक मानते हैं या बेस मानते हैं। मॉर्डॉक जो है नाभिकीय परिवार को सार्वभौमिक माना। टॉयलर जो है विकासवादी विचारक हैं जो धर्म के सिद्धांत से जुड़े हैं।